नमस्कार दोस्तों, एचपी कोर्स ऑफ नॉलेज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। पहले यह वीडियो हम पढ़ा था लोहागढ़ का किला, दूसरा वीडियो हमने बनाया था राजस्थान के दुर्गों की सामान्य जानकारी, और आज हम राजस्थान के गौरव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य बातें पढ़ते हैं। इस किले को क्या क्या कहा जाता है? वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली, वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ा स्थली एवं त्याग एवं बलिदान का पावन तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि इसे जौहर नगरी कहा जाता है। इसमें जौहर बहुत किए गए, 3 जौहर किए गए थे। चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव, यानी चित्तौड़ के किले को और कौन सी उपाधि दी जाती है? राजस्थान के गौरव के रूप में इसे उपाधि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। किले का निर्माण कब हुआ है, किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण कब हुआ है, किसने करवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। और किसने करवाया था? तो नाम आता है चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है। तो हम बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा के पठार पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला। अब बात करते हैं मेसा का पठार की आकृति कैसी है। मेसा के पठार की आकृति कैसी है? तो व्हेल मछली की आकार की। इसकी आकृति है व्हेल मछली की आकार। व्हेल मछली की आकार की इसकी आकृति है। चित्तौड़गढ़ का किला 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। यह मेसा के पठार पर बना हुआ है। इसकी आकृति है व्हेल मछली की तरह। अब चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, यह बात करते हैं हम। कुछ किले हैं जो नदियों के संगम पर बने हुए हैं, उसमें से एक चित्तौड़गढ़ का किला है। तो सबसे पहले नदी का नाम आता है गंभीरी, और दूसरी नदी है बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर पूछा जाए कि कौन सा किला बना हुआ है, तो हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले की। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अनेक मंदिर स्थल बने हुए हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नौखंडा भवन बना हुआ है, विजय स्तंभ, जिसे हम क्या कहते हैं? विजय स्तंभ। नौखंडा भवन। दूसरा स्थल है कीर्ति जैन स्तंभ। कहाँ स्थित है कीर्ति जैन स्तंभ? वह भी चित्तौड़गढ़ किले में है। महाराणा कुंभा का महल। रानी पद्मिनी का महल। घोरा बादल का महल। समदेश्वर महादेव का मंदिर।
समदेश महादेव के मंदिर के बाद में कुंद श्याम का मंदिर। इसी में मीरा मंदिर भी है स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौखंडा भवन विजय स्तंभ, कीर्ति जैन स्तंभ, महाराणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, समदेश्वर महादेव का मंदिर, कुंद श्याम का मंदिर और मीरा मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं शिवाजी की आराध्य देवी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन थी? तुलजा माता का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर। यह प्रमुख रूप से पर्यटक स्थल है जो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अब आगे हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वारों के बारे में, यानी चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं और कितने थे। चित्तौड़गढ़ किले के प्रवेश द्वार। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर पाटन पोल। दूसरे प्रवेश द्वार का नाम है भैरव पोल। पाटन पोल, भैरव पोल। तीसरे का है हनुमान पोल। चौथा है गणेश पोल। पांचवा है जोड़ला पोल। छठा है लक्ष्मण पोल। सातवां है राम पोल। तो चित्तौड़गढ़ किले के प्रवेश द्वार कितने हैं? तो हम बात करते हैं कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से हैं? पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। हम इन्हें इसी तरीके से याद कर सकते हैं। राम बड़ा भाई था, लक्ष्मण छोटा भाई था, तो राम लक्ष्मण जोड़ला यानी 3 पोल तो अपने को ऐसे याद हो गए, राम लक्ष्मण जोड़ला। तो राम पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल। अब हम सबसे पहले रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बनाते हैं, तो चौथा कौन सा हो गया? गणेश पोल। उसके बाद में दूसरे हम हनुमान जी को बनाते हैं, तो हनुमान पोल हो गया, और भैरव पोल, पाटन पोल। इस तरह आप ट्रिक के आधार पर भी याद कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। लिविंग पोर्ट कौन से किले में है?
तो हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले में। दूसरा हम बात करेंगे दूसरा प्राचीनतम किला। पहले किले की हम बात की थी जो भटनेर का किला था, और दूसरा प्राचीनतम किला चित्तौड़गढ़ का किला है। तो इसकी एक यही भी विशेषता है कि दूसरा प्राचीनतम किला कौन सा है। दूसरा प्राचीनतम किला। अब हम बात करते हैं इस किले के अंतर्गत और कोई भी ऐसा किला नहीं है या दुर्ग नहीं है जिसके अंतर्गत कृषि की जाती हो। केवल चित्तौड़गढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसमें कृषि भी की जाती है। इस किले में कृषि की जा सकती है। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार और चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी द्वार व चित्रकूट दुर्ग। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन से किले के अंतर्गत है, तो चित्तौड़गढ़ का किले के अंतर्गत है। दूसरा प्राचीनतम किला, इस किले में कृषि भी की जा सकती है। इसे दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार व चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ये सब चित्तौड़गढ़ किले की विशेषताएं हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे साका के बारे में। साका के बारे में आप पढ़ ही चुके होंगे। राजस्थान के कल्चर या इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे साके हुए हैं, जिनमें से चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भी कुल कितने साके हैं, 3 साके हुए हैं। कितने साके? 3। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 3 साके हुए हैं। प्रथम साका की बात करते हैं तो सन 1303 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1303 में। दूसरा साका 1534 और 1535 के अंतर्गत हुआ था। तीसरे साके की बात करते हैं हम 1567 में और 1568 में तीसरा साका हुआ था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए थे। प्रथम साका, इनकी सन पूछी जा सकती है, यानी प्रथम साका कब हुआ, तो 1303 में। दूसरा साका 1534 और 35 में। तीसरा साका 1567 और 68 में। अब हम बात करते हैं प्रथम साका की। प्रथम साका कब हुआ था? 1303। आक्रमण किसने किया था चित्तौड़गढ़ के किले पर? तो नाम आएगा अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब आप सभी को पता होगा आक्रमण क्यों किया जाता। दूसरा राजा आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण चित्तौड़गढ़ के किले पर इसलिए किया था, वो अपने साम्राज्य विस्तार चाहता था। क्या चाहता था? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार चाहता था। क्या चाहता था? साम्राज्य विस्तार। अब हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार। एक लेख कवि हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। किसे पाने के लिए?
तो हम बात करते हैं रानी पद्मिनी को पाने के लिए। रानी पद्मिनी को पाने के लिए किसने आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ ने। यह मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कहा जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय मेवाड़ का शासक था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। कौन सी शाखा का? रावल शाखा का। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह तप करने के लिए कहाँ गया? सिंहल द्वीप गया। तप करने के लिए सिंहल द्वीप गया। सिंहल द्वीप कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। तप करने के लिए कहा गया, सिंहल द्वीप गया। और सिंहल द्वीप का शासक था गंधर्वसेन। इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक हीरामन तोता था। हीरामन नस्ल का एक क्या था? तोता था। हीरामन नस्ल का तोता था। उसका नाम क्या था? ललित। ये ललित संस्कृत और हिंदी का प्रखंड विद्वान था। इसे संस्कृत और हिंदी भाषाएं भी आती थी, यानी यह संस्कृत में बोल भी सकता था। इसकी एक लंबी कहानी है दोस्तों। रावल रतन सिंह तप करने के लिए सिंहल द्वीप जाता है, यानी श्रीलंका, और वहां के राजा होते हैं गंधर्वसेन। उनकी एक पुत्री थी पद्मिनी, जो बहुत ही सुंदर थी। कहा जाता है कि यह हीरामन नस्ल का जो तोता था ललित, यह अपना उड़ता हुआ कहां चला जाता है? रावल रतन सिंह के पास, जहां वो तप कर रहा है। कहां कर रहा है? सिंहल द्वीप में कर रहा है। वहां जाकर वो संस्कृत में अपनी मालकिन रानी पद्मिनी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें करता है और रावल रतन सिंह के बारे में विस्तार से पूछता है, आप कहां से हो, कहां के राजा हो। तो ये सारी घटनाक्रम होने के बाद कहा जाता है कि रावल रतन सिंह भी पूछता है कि तुम इतने सुंदर हो। उस तोता बहुत ही सुंदर था। वो पूछता है तुम इतने सुंदर हो तो तुम्हारी मालकिन कितने भी सुंदर होगी। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं रानी पद्मिनी, गंधर्वसेन की बेटी पद्मिनी का एक तरह से पिए हूं। तो वो वापस आकर इतनी बातचीत होने के बाद रावल रतन सिंह से तोता वापस कहाँ आता है? रानी पद्मिनी के पास। जब वह उदास दिखाई देता है तो पद्मिनी उसे 1, 2, 3 बार पूछती है उदासी का कारण क्या है। तो फिर वो हीरामन तोता बताता है कि रानी पद्मिनी को कि एक राजकुमार आया है जो हमारे सिंहल द्वीप पर तप कर रहा है। वो बहुत ही सुंदर है, कुशल योद्धा है। इस तरह वो बहुत ज्यादा बढ़ाई करता है। तो रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी क्या कर लेती हैं? गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह कर लेते हैं। पद्मिनी के साथ विवाह किसका होता है? रावल रतन सिंह का। तो रावल रतन सिंह का विवाह होता है तो 363 हम कहते एक तरह से कह सकते दास दासिया, स्त्री पुरुष और गोरा व बादल, गोरा व बादल नामक 2 अंगरक्षक
रानी पद्मिनी अपने साथ लेकर कहा जाती है, चित्तौड़गढ़ आ जाती है। जब रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर प्रवेश करती है तो वहां ऐसी ऐसी बढ़ाई होती है कि इतनी सुंदर स्त्री किसी के पास नहीं। इधर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए तैयार था। उसी समय चित्तौड़गढ़ के किले से एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण को देश निकाला दे दिया जाता है। उस ब्राह्मण का क्या नाम है? राघव चेतन। ये सीधा कहां चला जाता है? दूसरे की शरण में ही जाएगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को वो बार बार रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में चर्चा करता है। तो बार बार पत्थर को अगर काट छांट कर मूर्त बना दिया जाता है तो ये तो मनुष्य का दिल है, पिघल ही जाता है। एक बार सुबह सुबह की घटना होती है कि राघव चेतन फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और कहता है, महाराज आपने रानी पद्मिनी के बारे में नहीं देखा है। अगर आप एक छवि भी उसकी देख ले तो आप उसके दीवाने हो जाए। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य एक घटनाक्रम होता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है रावल रतन सिंह से कि आप मुझे केवल रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब ही दिखा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और रावल रतन सिंह यह सोचता है कि इतना खून खराबा करने की क्या दिक्कत है। तो वो रानी पद्मिनी की एक छवि मात्र दर्पण में दिखाता है। कहा जाता है कि वो दर्पण ही बिखर जाता है, यानी टूट जाता है। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी। इसके बाद में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर तुरंत आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और इसमें गोरा व बादल भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोरा व बादल। और रानी पद्मिनी के द्वारा 16,000 महिलाओं के साथ क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। महिलाओं के द्वारा अग्नि जोहर किया जाता है। क्या किया जाता है? अग्नि जोहर किया जाता है। दोस्तों, आप साका और जोहर तो जानते ही हो। किसे कहते हैं साका? साका तो जब युद्ध में लड़ते हुए राजा केसरिया पहन लेते हैं, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसे तो केसरिया कहा जाता है। और जोहर उसे कहा जाता है जब राजपूत वीरांगनाएं अपने राजा की मृत्यु के बाद वो अग्नि में समर्पित हो जाती थी। इन दोनों को ही मिलाकर क्या कहता है? साका कहा जाता है। तो यह थी घटनाक्रम। रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। वैसे तो साम्राज्य विस्तार के लिए वो आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन ये सारी कहानी पद्मिनी को पाने की मालिक मोहम्मद जायसी कहता है। अब हम दूसरे साका की बात करते हैं। दूसरा साका कब हुआ था? तो हम बात जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कर लेते हैं तो इस किले का भार अपने पुत्र खिज्र खान को सौंप कर चला जाता है। और चित्तौड़गढ़ के किले का नाम, चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखता है? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले के विजय के बाद में इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है और खिज्र खान को इसका सेनानी करके चला जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे साके की। दूसरा साका
कब हुआ था? 1534 और 35 में। आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह। दुरशाह कहाँ आक्रमण करता? चित्तौड़गढ़ के किले में। तो उस समय चित्तौड़गढ़ किले का शासक कौन था? तो हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले के शासक की। तो उस समय विक्रमादित्य शासक था। कौन था? विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है ये मेवाड़ वंश यानी चित्तौड़गढ़ के शासकों में से सबसे कमजोर शासक हुआ था, दुर्बल शासक हुआ था। और ये आक्रमण करने के बाद में स्वयं कहां चला जाता है? जंगलों में चला जाता है और चित्तौड़गढ़ के किले का भार अपनी राजमाता कर्मावती के हाथ में सौंप देता है। किसके हाथ में देता है? राजमाता कर्मावती। तो राजमाता कर्मावती चित्तौड़गढ़ के किले का भार इन पर आने के बाद उन्होंने बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन अंत में उन्होंने राजमाता ने एक यहाँ पे घटना घटित करते हैं। मुगल वंश का शासक था बाबर के बाद में हुमायूं। हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भेजती है। किसे भेजती है? हुमायूं को। यह मुगल वंश का दूसरा शासक था। तो राखी किसे भेजती है? हुमायूं को राखी भेजती है। राखी ले जाने वाली उसका नाम क्या था जो राखी लेकर चला गया था? यानी राजमाता कर्मावती ने राखी भेजी थी। वो किसके साथ भेजी थी? तो उसका नाम आता है, राखी भेजी थी सेठ पद्मचंद के साथ। किसके साथ है? सेठ है पद्मचंद के साथ। कहा जाता है कि हुमायूं राजमाता कर्मावती की सहायता के लिए नहीं पहुंच पाया और गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़गढ़ में साका हुआ। तो उस समय उस साखे का नेतृत्व किसने किया था? तो एक नाम आता है बाघ सिंह। बाघ सिंह ने केसरिया किया था। क्या किया था? केसरिया किया था। बाघ सिंह ने केसरिया किया था और राजमाता कर्मावती ने अग्नि जोहर किया था। क्या किया था? अग्नि जोहर किया था। राजमाता कर्मावती ने क्या किया था? अग्नि जोहर किया था। तो यह था अपना दूसरा शाखा। इसके बाद में घटना घटित होती है कि हुमायूं है जो वापस चित्तौड़ की सहायता के लिए पहुंचता है और बहादुर शाह को यहाँ से भगा देता है। बहादुर शाह वापस गुजरात चला जाता है और हुमायूं वो दिल्ली चला जाता है और वापस यहाँ पर शासक बन जाता है विक्रमादित्य। और एक दासी पुत्र बनवीर ने इनकी हत्या करके स्वयं राजा बन जाता है। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह को एक पन्ना गाय नाम की स्त्री अपने पुत्र चंद्र का बलिदान देकर बचाती है। वो घटनाक्रम यहीं से समाप्त होता है। इसके बाद में एक चित्तौड़गढ़ के किले में तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ के किले में 3 साका हुआ था। तीसरे साके का नाम है तीसरा साका। कब हुआ था? तो 1567 में और 68 में। उसमें वहां का शासक कौन था? यानी चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किसने किया था? तो मुगल वंश का शासक था हुमायूं का पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मुगल वंश में अगर सबसे ज्यादा विस्तार किया था संपूर्ण भारतवर्ष पर तो वो अकबर ही था। और अकबर के जो सबसे ज्यादा कठिनाई हुई थी, जिस इलाके को वो
बहुत लंबे समय संघर्ष के बाद भी नहीं जीत पाया था, वो था चित्तौड़गढ़ का किला यानी मेवाड़। और अंतिम समय में अकबर ने पूरी अपनी सेना सहित चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया और एक भयंकर युद्ध किया। और उस समय यहाँ का जो शासक था महाराणा, कौन था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह कहां चला गया? जंगलों में चला गया। महाराजा उदय सिंह जंगलों में चले गए और यहां का भार किसे सौंप कर चले गए? तो जयमल राठौड़, मेड़ता के शासक थे जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। किसको सौंप गए थे? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को चित्तौड़गढ़ के किले का भार सौंप गए थे। अब अकबर पूरी संपूर्ण सेना के साथ इस पर आक्रमण करता है। इसी बीच एक घटना घटित होती है जब वो अपने बारूद के द्वारा चित्तौड़गढ़ की दीवार को विध्वंस कर देता है और जयमल राठौड़ उस दीवार का निर्माण कर रहा होता है। तो अकबर अपनी बंदूक, जिसका नाम था संग्राम से जयमल पर गोली दाग देता है और इसके घुटने पर लग जाती है। कहा जाता है कि उसके बाद में राजपूत योद्धाओं के पास केसरिया करने के अलावा कोई और बहाना नहीं बचा, या फिर केसरिया करने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। तो उन्होंने जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के केसरिया किया, यानी मुगलों के साथ भयंकर युद्ध किया। उसके बाद में जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि फत्ता सिसोदिया की माता का नाम होता है फूल कंवर। क्या नाम होता है? फूल कंवर। फूल कंवर ने क्या किया? जोहर किया। फूल कंवर के नेतृत्व में अग्नि जोहर किया गया। तो यह था अपना तीसरा शाखा। नमस्कार दोस्तों।